तो आइए कार्बन परिवार शुरू किया जाए। आपको मेंबर पता ही हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसमें से कार्बन अधातु है, सिलिकॉन जर्मेनियम उपधातु हैं, टिन और लेड ये दोनों धातु हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में वैसे अधात्विक लक्षण है और धात्विक लक्षण भी है। आपको पता है कि अधातुओं में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक क्वथनांक बढ़ते हैं और धातुओं में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको जो ट्रेंड दिख रहा होगा वो धातुओं के हिसाब से दिखाई दे रहा होगा, यानी समूह में ऊपर से नीचे जाते जाते गलनांक क्वथनांक कम है। आपको बस गलनांक में जरूर याद रखना है, कार्बन फैमिली में टिन और लेड में लेड का गलनांक टिन से ज्यादा है। इन शॉर्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि कार्बन परिवार में सबसे कम गलनांक कौन से सदस्य का है, वो टिन का है, और सबसे कम क्वथनांक वो लेड का है। घनत्व की अगर हम बात करें, डेंसिटी, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है। ज्यादातर फैमिली में अपवाद नहीं मिलते, बट इधर है कार्बन और सिलिकॉन में कार्बन का जो घनत्व है वो सिलिकॉन से ज्यादा है। आयनन ऊर्जा, परमाणु त्रिज्या के बारे में बात हम आवर्त सारणी में कर चुके हैं, वहां प्लीज इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। अच्छा, अपर रूपता की पहली बात तो अपर रूप क्या होता है? जब एक ही तत्व एक से ज्यादा रूपों में पाया जाता है तो उन विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? अपर रूप। जैसे कार्बन है तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, तो ये सारे कार्बन के क्या हुए? अपर रूप हुए ना। सो लेड को छोड़ के समूह के अन्य जितने भी सदस्य हैं वो सारे अपर रूपता दर्शाते हैं। संयोजकता की बात करें तो कार्बन की अधिकतम सहसंयोजकता 4 है। 4 बंधे से ज्यादा कार्बन कहीं बनाता हुआ नहीं मिलेगा। CF4 आपको कार्बन में मिलेगा, CCl4 मिलेगा, CH4 मिलेगा, CO2 मिलेगा, मैक्सिमम 4 बॉन्ड। लेकिन सिलिकॉन की अधिकतम सहसंयोजकता 6 होती है, 4 नहीं होती। आपको याद होगा SiF6 डाइनेगेटिव बनता है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में बना रखा है। श्रृंखला निर्माण की प्रवृत्ति, भाई कार्बन में श्रृंखला निर्माण की प्रवृत्ति ना सिर्फ अधिक है बल्कि सर्वाधिक है पूरी आवर्त सारणी में। पूरी की पूरी एक ब्रांच डेवलप हो गई बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। अगर कार्बन में श्रृंखला निर्माण की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा नहीं होती तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं होती। सिंपल सी बात है। अब श्रृंखला निर्माण की प्रवृत्ति में आपको 2 तरह के ट्रेंड देखने में आते हैं। इन शॉर्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला निर्माण की प्रवृत्ति का सही क्रम दर्शाता है? एक में तो ऑप्शन क्या रहेगा? कार्बन सबसे ज्यादा, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम जर्मेनियम, उससे कम टिन और सबसे कम लेड। और एक ऑप्शन में रहेगा ये, ध्यान दीजिएगा, ये गलत आंसर है, ये सही है। भाई कार्बन की श्रृंखला निर्माण की प्रवृत्ति ना सिर्फ ज्यादा है बल्कि सबसे ज्यादा है ना। और जर्मेनियम और टिन लगभग बराबर है, कम ज्यादा का सवाल ही नहीं है। और लेड में तो श्रृंखला निर्माण की प्रवृत्ति है ही नहीं। कारण क्या है इस चीज का? कारण बंध ऊर्जा में छुपा हुआ है। आप अगर देखेंगे तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, लेड, वहां पर बंध ऊर्जा बहुत कम है, इतनी कम कि बंध काफी आसानी से टूट जाता है 2 परमाणुओं के बीच का। जबकि कार्बन कार्बन बंध ऊर्जा काफी हद तक पर्याप्त है, सफिशिएंट है। ना सिर्फ कार्बन कार्बन बंध ऊर्जा पर्याप्त है बल्कि इस बंध ऊर्जा का मान कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन हाइड्रोजन, इन बंध ऊर्जाओं के आसपास भी है, नजदीक भी है। और जब कार्बन अपने आसपास के सभी तत्वों से लगभग बराबर सामर्थ्य के बंध बनाएगा, पर्याप्त सामर्थ्य के बंध बनाएगा, तो आप इस तरह की एक लंबी श्रृंखला क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तकलीफ तब होती है जब एक बंध बहुत ज्यादा मजबूत है और दूसरा कमजोर है, तो फिर बंध टूटते हैं उस केस में और आप एक लंबी चैन नहीं बना पाते। सो कार्बन में श्रृंखला निर्माण की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है। कुछ रिएक्शंस की बात कर लें तो अगर वायु से अभिक्रिया कराएंगे तो अक्रिय यौगिक प्रभाव आपने पढ़ा है। कार्बन के लिए स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +4, सो कार्बन तो CO2 में कन्वर्ट होएगा। और लेड के लिए स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +2, तो लेड PbO2 नहीं बनाता वायु की उपस्थिति में, ये क्या बनाता है? PbO बनाता है। अच्छा, वायु या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पे ऑक्साइड बनेंगे। 2 कैटेगरी के ऑक्साइड बनते हैं, एक तो MO2 यानी डाइऑक्साइड, दूसरे MO मोनोऑक्साइड। डाइऑक्साइड ये रहे, कार्बन से लेकर लेड तक सारे तत्व डाइऑक्साइड बनाते हैं। CO2 और SiO2 आप अच्छी तरह से जानते हैं अम्लीय स्वभाव के होते हैं। जबकि जर्मेनियम ये भी अम्लीय है लेकिन दुर्बल अम्लीय है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इन तीनों के डाइऑक्साइड अम्लीय हैं। जबकि टिन और लेड के जो डाइऑक्साइड हैं वो उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं।
मोनोऑक्साइड में सिलिकॉन मोनोऑक्साइड को छोड़ के बाकी सारे मोनोऑक्साइड सामान्य ताप पर भी मिलते हैं। सिलिकॉन मोनोऑक्साइड अस्थायी है और ये केवल और केवल उच्च ताप पर पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पे ये नहीं मिलेगा, इसका अस्तित्व तो नहीं मिलेगा। भौतिक अवस्था की बात करें तो CO2 तो क्या है, गैस है, और CO2 को छोड़ के बाकी जितने डाइऑक्साइड है सारे के सारे डाइऑक्साइड क्या हैं, ठोस हैं, सॉलिड हैं। चलिए कार्बन फैमिली की ये शुरुआत, इसको कंटिन्यू रखते हैं। चलिए अब आगे की बातचीत की जाए। तो दो रिएक्शन इससे पहले मैंने लिखी थी, डिस्कस नहीं की थी। एक तो ये SnO2 जब HCl से रिएक्शन करता है तो अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है, लवण बनता है SnCl4 और प्लस H2O। लेकिन वहीं आप जब PbO2 से अभिक्रिया कराते हैं HCl के जलीय विलयन की तो PbCl2 बनता है, क्लोरीन गैस निकलती है जो कि SnO2 के साथ रिएक्शन में नहीं निकल रही थी, और साथ में ऑब्वियस सी बात है H2O तो बनेगा ही बनेगा। सवाल ये उठता है कि ये दो अभिक्रियाएं दो अलग डायरेक्शन में क्यों जा रही हैं? क्यों एक जगह क्लोरीन निकल रही है, एक जगह क्लोरीन नहीं निकल रही है? क्यों एक जगह अंतिम उत्पाद +4 में है जबकि दूसरी जगह अंतिम उत्पाद +2 में है? तो इसका आंसर मिलेगा बेटा आपको अक्रिय युग्म प्रभाव से। याद करें, बोरॉन परिवार के ठीक पहले हमने पढ़ा है, वहां से आपको याद होगा टिन के लिए स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है जबकि लेड की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। सो अगर SnO2 है तो वो स्थायी है, ना तो ऑक्सीकारक है ना अपचायक है, तो अम्ल क्षार अभिक्रिया करा दो, बात खत्म है, लवण बना दो। लेकिन PbO2 के साथ ऐसा नहीं है। PbO2 में लेड +4 में हो, लेड +4 से +2 में जाना चाहता है, तो जहां भी रिएक्शन PbO2 की आप कराएंगे, सामने कोई प्रजाति है जिसका ऑक्सीकरण कराया जा सकता है, जैसे Cl- का Cl2 में ऑक्सीकरण, Br- का Br2 में ऑक्सीकरण, I- का I2 में ऑक्सीकरण, डेफिनेटली करा देगा। तो PbO2 को ब्रेक करो, PbO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनाओ, PbO तो HCl से अभिक्रिया करके अम्ल क्षार अभिक्रिया PbCl2 बना देगा। बट जो नेसेंट ऑक्सीजन निकला है PbO2 के टूटने से, ये नवजात ऑक्सीजन HCl से अभिक्रिया करेगा और Cl- को Cl2 में ऑक्सीकृत कर देगा, और वो डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए अब जल के साथ अभिक्रिया की बातचीत कर लें। तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं है। टिन स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं करता। लेड शुद्ध जल में घोलेंगे तो लेड नहीं घुलता, अघुलनशील होता है, लेकिन अगर वायु उपस्थित है तो जरूर ये जल में घुलता है और PbOH बनाता है। जल में घुलनशील यौगिक है। आपको पता होगा लेड हमारे लिए विषाक्त होता है, विषैला होता है। तो इमेजिन करें जो पाइप है पानी ले जाने वाला, वो लेड का बना हुआ है और उसमें वायुयुक्त जल निकल रहा है, क्या होगा? लेड घुल के आ जाएगा पानी में और ये हमारे लिए दिक्कत पैदा करेगा। इसे हम बोलते हैं प्लम्बोसॉल्वेसी। याद रखिएगा कि लेड हमारे लिए विषाक्त होता है, इसीलिए लेड के पाइप से जो पानी निकल रहा है उसे पीने के काम में तो कतई नहीं लिया जा सकता। कुछ बातें हमने अक्रिय युग्म प्रभाव में पढ़ी हैं, वापस से आपको याद दिला दूं। PbBr4 PbI4 दोनों अस्थायी होते हैं, कारण भी समझा रखा है। अच्छा, बाकी हैलाइड में अगर हम बात करें तो SnF4 PbF4 और PbCl2 ये सब आयनिक कंपाउंड हैं। बाकी ज़्यादातर तो टेट्राहेलाइड आपको जो मिलेंगे वो सहसंयोजी ही मिल रहे हैं। कार्बन टेट्राफ्लोराइड कार्बन की सीधे फ्लोरीन से रिएक्शन करके बनाया जा सकता है, बट कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान काम नहीं है। कार्बन की आयनन ऊर्जा अच्छी खासी है, और यही वजह है कि क्लोरीन जब कार्बन से सीधे अभिक्रिया कराएं और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की कोशिश करें तो नहीं बनता। कार्बन टेट्राक्लोराइड इतनी आसानी से निर्मित नहीं होता है। सिलिकॉन की मामला अलग है। सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड दोनों ही डायरेक्ट रिएक्शन से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जल अपघटन की बात कर लें। हालांकि बोरॉन फैमिली में भी जल अपघटन का एक हिस्सा आता है, वो हम इधर ही कवर करेंगे। जल अपघटन मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जल अपघटित हो जाए, जल H+ और OH- में टूट जाए। और ऐसा कब होता है? सपोज आपके पास एक अणु है AXN प्रकार का, और X की विद्युत ऋणता A से ज्यादा है, तो X इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। X इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो X पे आंशिक ऋणावेश आएगा, A पे आंशिक धनावेश आएगा, और H2O के पास है लोन पेयर। लोन पेयर किस पे आक्रमण करेगा? जहां उसको आंशिक धन दिखेगा। और वहां जब ये आक्रमण करेगा, उस परमाणु के पास अगर रिक्त कक्षक है उस लोन पेयर को रखने के लिए जो H2O से आ रहा है, तो जल अपघटन हो जाएगा। और अगर उस परमाणु जिसपे कि आंशिक धनावेश आ रहा है उसके पास रिक्त कक्षक नहीं है, H2O में ऑक्सीजन के लोन पेयर जो आ रहा है उसको रखने के लिए,
जल अपघटन नहीं होगा। और यही एकमात्र शर्त है जो आपको याद रखनी है जल अपघटन के लिए। वो परमाणु जिस पे ऑक्सीजन का लोन पे अटैक करेगा उसके पास रिक्त कक्षक का होना जरूरी है, तभी जल अपघटन होने वाला है, वरना जल अपघटन नहीं होएगा। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन के पास रिक्त 2p कक्षक है, जल अपघटन करा सकते हैं, होता भी है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के जल अपघटन में क्या करोगे भाई, ऑक्सीजन जो है उसका जो लोन पेयर है वो कहाँ अटैक करेगा, बोरॉन पे। तो ऑब्वियस सी बात है OH बोरॉन के साथ निकल लेगा, तो H किसके साथ निकलेगा, फ्लोरीन के साथ। तो क्या बना, बोरिक एसिड और HF। अच्छा एक और चीज, HF की जो रासायनिक क्रियाशीलता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ हद से ज्यादा है। इसका मतलब ये HF बना, उसके बाद इससे पहले कि ये H2O बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से रिएक्ट करे उससे कहीं ज्यादा तेजी से HF रिएक्ट करने लग जाता है। तो 2 स्टेप रिएक्शन हो जाती है। पहले स्टेप में आपने बोरिक एसिड बनाया, HF बनाया, और HF बना नहीं कि वो बनने के साथ रिएक्ट कर गया बाकी BF3 मॉलिक्यूल से। रिएक्शन को बैलेंस करना था, यहाँ पर 3 HF बन रहे थे, यहाँ पर एक ही HF यूज किया था, इसीलिए मैंने रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों स्टेप को मिला के ऐड करके देखा तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। आप जब 4 मोल बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लेते हो तो उसमें से 1 मोल के रिडक्शन क्या होता है, जल अपघटन होता है। 4 में से कितने का हुआ, 1 का, यानी ये क्या है, आंशिक जल अपघटन। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का जल अपघटन आंशिक जल अपघटन का उदाहरण है। कार्बन पे भी आएंगे, पहले बोरॉन का जल अपघटन कवर कर लें। BCl3 का जल अपघटन, सेम पहला स्टेप जो यहाँ था वो पहला स्टेप इधर भी है। क्या बनेगा, बोरिक एसिड बनेगा, साथ में HCl बनेगा। बट सेकेंड स्टेप इसमें नहीं हो पाता, BCl3 और HCl की अभिक्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बनेगा H+BCl4-। बोरॉन का आकार इतना भी बड़ा नहीं है कि इसके आसपास 4 बड़े साइज के क्लोरीन एटम लगा दिए जाएं। याद रखिएगा, BCl4- आसानी से नहीं बनता, BBr4- नहीं बनता, Bi4- नहीं बनता, कारण त्रिवेम बाधा। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए जल अपघटन की बात को अगर हम कंटिन्यू करें तो BCl3 का जल अपघटन, एक तो आप माध्यम को क्षारीय मत रखें, नॉर्मल रखें, उस केस में आपको बोरिक एसिड ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने माध्यम बेसिक रखा है, क्षारीय रखा है, OH- दे रखा है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो बोरिक एसिड है ये OH- के साथ मिलकर ये कॉम्प्लेक्स बना जाता है। तो बोरिक एसिड तो नहीं मिलने वाला बेसिक मीडियम में। भाई मीडियम बेसिक है तो एसिड कैसे ठहरेगा, एसिड का ऋणायनिक हिस्सा जो है वो जरूर आपको मिल सकता है। जल अपघटन की प्रवृत्ति, तो भाई H2O का लोन पेयर जितनी आसानी से अटैक कर जाए जल अपघटन उतनी जल्दी होगा। और लोन पेयर कहाँ ज़्यादा आसानी से अटैक करेगा, तो एक बार फिर हमें आना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग में। याद करें, पश्चबंध की वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से BF3 में बोरॉन को अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे मिलते हैं। इतना तो याद होगा ना कि BF3 में बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा है और Bi3 में सबसे कम है। सराउंडिंग एटम के साइज छोटे हैं, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा मौजूद होगी। सराउंडिंग एटम का साइज बड़ा है, बैक बॉन्डिंग कमज़ोर होगी। सो BF3 में पश्चबंध निर्माण है, अच्छा खासा है, इंटरनली इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। और जब अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे तो बाहर से लोन पेयर लेने की टेंडेंसी कम रहेगी, H2 उतनी आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। Bi3 में पश्चबंध ना के बराबर है, यानी अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं। अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं तो बाहर से लोन पेयर लेने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और बाहर से लोन पेयर लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, H2O का ऑक्सीजन जल्दी अटैक करेगा, उसका लोन पेयर जल्दी आएगा, जल अपघटन जल्दी हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इवन दो कार्बन के ज़्यादातर कंपाउंड आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता। मैं ऑक्साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हैलाइड की बात कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि कार्बन के हैलाइड आप उठाओगे तो विद्युत ऋणता तो हैलोजन की ज़्यादा रहेगी, कार्बन की कम रहेगी। अब कार्बन की अगर विद्युत ऋणता कम है तो आंशिक धनावेश कार्बन पर आएगा, और आंशिक धनावेश अगर कार्बन पे है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन पे अटैक करेगा, और कार्बन के पास कोई रिक्त कक्षक ही नहीं जहां पर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ले पाए, तो जल अपघटन भी नहीं होगा। तो CF4, CCl4, CBr4 इनका किसी का जल अपघटन होते ही नहीं। अच्छा, SiF4 का जो जल अपघटन है वो पूरी तरह से आपको बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के जल अपघटन की याद दिलाएगा, बिल्कुल उससे मिलता जुलता, थोड़ा सा चेंज है बस। देखो जरा भाई, ऑक्सीजन अटैक करेगा सिलिकॉन पे क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा, आंशिक धन सिलिकॉन पे, तो OH तो सिलिकॉन के साथ जाएगा, 4 बार बॉन्ड तोड़ो, 4 OH शिफ्ट कर दो, क्या बना, H4SiO4 बना। सिलिकॉन का आपने एक एसिड बना दिया, साथ में बना HF की SiF4 के लिए क्रियाशीलता H2O की तुलना में कई गुना ज्यादा।
थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। तो HF बनते ही SiF4 पे अटैक करना शुरू कर देगा, H2O को मौका ही नहीं देगा रिएक्ट करने का। सो SiF4 HF के साथ मिलके क्या बनाता है, H2SiF6 बनाता है। यहाँ पर 4 HF थे, यहाँ पर आपने 2 HF यूज किए हैं, तो सेकंड स्टेप को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बैलेंस रिएक्शन। आप देख पा रहे हैं 3 मोल SiF4 के लिए हैं, जल अपघटन 1 मोल का हुआ है। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, आंशिक जल अपघटन का उदाहरण हो गया। आगे बढ़ें, कुछ और जल अपघटन देखें। SiCl4 का जल अपघटन, सिलिकॉन के टेट्राहेलाइड आप मतलब खुला छोड़ दो बाहर, अपने आप ही जल अपघटित हो जाएं नमी से, इतनी आसानी से जल अपघटित होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी 4 Cl हटा के 4 OH लगा दोगे, हो गया। ये सेकंड वाला स्टेप नहीं आएगा, कारण वही है कि SiCl4 डाई नेगेटिव अगर बना दिया तो त्रिविम बाधा। सिलिकॉन का आकार इतना भी बड़ा नहीं है कि आसपास 6 Cl- को 6 क्लोरीन रख लिए जाएं, दिक्कत है। सो एक ही स्टेप से हमें काम चलाना पड़ेगा, सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। अब सिलिकॉन के और कंपाउंड में चलो 3 अल्काइल ग्रुप लगा रखे हैं कार्बन परिवार से, और ये एक क्लोरीन लगा रखा है, तो ये बॉन्ड तोड़ दो, OH लगा दो। यहाँ पे जैसे 2 Cl लगा रखे हैं, तो 2 बॉन्ड तोड़ दो, 2 OH लगा दो। 3 Cl होते तो 3 बॉन्ड तोड़ के 3 OH लगा देते। सवाल यह था कि इनको गर्म करने पे क्या बनता है। अब देखना, एक OH है, अगर आपने गर्म किया तो ऐसा ही एक और अणु सामने से आ जाएगा, और दोनों से मिला के H2O बाहर करो, तो 2 को मिला के एक इकाई बना दी, तो इसे आप क्या बोलोगे, द्विलक। 2 से मिलके बना है इसलिए क्या है, द्विलक। और बहुत ज्यादा से मिलके बने तो क्या, बहुलक। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि R3SiCl को जल अपघटन के पश्चात गर्म करने पे क्या मिलता है, द्विलक मिलता है, बहुलक मिलता है, रेखीय बहुलक मिलता है, तिर्यक बंधित बहुलक मिलता है, द्विलक मिलता है। अच्छा, अगर 2 क्लोरीन होते तो R2SiOH बनता है, और R2SiOH में गर्म कर देते तो एक H2 इधर से, एक H2 इधर से, इस तरह से चेन कंटिन्यू हो जाती। तो क्या मिलता है उस केस में, लीनियर पॉलीमर बनता है, बहुलक, रेखीय बहुलक। याद रखना है कि R2SiCl2 के जल अपघटन के पश्चात गर्म करने पर क्या मिलता है, रेखीय बहुलक मिलता है। आइए तिर्यक बंधित बहुलक और समझा देता हूं। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि RSiCl3 है, और इसका पहले स्टेप में जल अपघटन कराना है और दूसरे स्टेप में गर्म कर देना है, बताओ क्या बनेगा। तो भाई जल अपघटन पे सबसे पहले तो क्या करोगे, 3 Cl हटा के 3 OH लेके आओगे। अब ये R है, एक अल्काइल ग्रुप, एक OH इधर है, एक OH इधर है, एक OH इधर है। तो भाई ऐसे मॉलिक्यूल जो होंगे ढेर सारे होंगे, जब आप गर्म करोगे तो एक मॉलिक्यूल इधर से आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल इस साइड भी आएगा, और इस तरह के मॉलिक्यूल नीचे से भी आना शुरू हो जाएंगे यहां से, एंड सो ऑन। और अब आपको सिंपल सा एक काम करना है, H2O बाहर करना है। भाई इतना तो आदत पड़ी गई होगी ना। अब यहाँ से H2O बाहर करोगे, यहाँ से H2O बाहर कर दो, इधर से H2O बाहर कर दो, आगे कंटिन्यू कर दो, क्या बनेगा उस केस में, सोचो। एक तो बहुलक श्रृंखला यहाँ से कंटिन्यू कर जाएगी, और दूसरा इसमें साइड में भी लिंकेज आती रहेंगे, इसी तरह का मामला बैठेगा ना। तो जो तिरछा बंध है उसको क्या बोलते हैं, तिर्यक बंध। ये तिर्यक बंध है, और तिर्यक बंध आ रहा है तो बहुलक का नाम क्या होगा, तिर्यक बंधित बहुलक। ये क्या बना, ये बना है तिर्यक बंधित बहुलक। ध्यान देना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आसान सा काम है। फिर से याद दिला दें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि R3SiCl है, पहले स्टेप में जल अपघटन कराया, दूसरे स्टेप में गर्म किया, बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या, सीधे सीधे डाइमर, द्विलक बनेगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया R2SiCl2 है, जल अपघटन कराया पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में गर्म किया, क्या बनेगा, हमने बना के देखा क्या बनता है, रेखीय बहुलक बनेगा।
लीनियर पॉलीमर बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि R3SiCl3 है, इसका जल अपघटन कराना है, RSiCl3 सॉरी, और उसके बाद गर्म कर देना है। फाइनल प्रोडक्ट में क्या बनेगा? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनेगा, त्रियक बंधित बहुलक बनेगा। एक और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अगर बहुलक बन रहा है, चेन कंटिन्यू चली जा रही है, उस श्रृंखला को नियंत्रित करना है, तो श्रृंखला को नियंत्रित करने के लिए क्या डाला जाए? ध्यान दीजिए, ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट नोट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर बहुलक श्रृंखला वृद्धि रोकने के लिए R3SiCl का यूज कर सकते हैं। क्यों? समझो ना, ये आपका सिलिकॉन का देखिए बहुलक चला जा रहा है कंटिन्यू। अब इसमें अगर आपने R3SiCl डाल दिया, R3SiOH में कन्वर्ट हो जाएगा। R3SiOH में अगर कन्वर्ट हो गया तो बाकी जगह तो यहाँ तो OH रहेगा नहीं, यहाँ से चेन कंटिन्यू जाएगी नहीं, और ये हिस्सा यहाँ से क्या कर देगा? H2O बाहर करके इसको बंद कर देगा। भाई अगर दो OH चल रहे होते दो किनारे पे, तो उससे क्या होता है? एक चेन इधर कंटिन्यू हो जाती है, एक चेन इधर कंटिन्यू हो जाती है। यहाँ पे आप R3SiOH ले आओ, इधर R3SiOH ले आओ, तो क्या होगा? अब आगे चेन कंटिन्यू नहीं होगी ना। तो याद रखिए, जो R3SiCl है उसका उपयोग बहुलक श्रृंखला की वृद्धि को रोकने के लिए होता है। चलिए, जब हमने जल अपघटन देख ही लिया है सिलिकॉन के कंपाउंड का, तो एक और कैटेगरी साथ ही साथ पढ़ ली जाए, सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये कीटोन से मिलते जुलते हैं, जैसे कीटोन्स, तो कीटोन से मिलता जुलता नाम क्या रखा है? सिलिकॉन्स। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड है जिनका जो सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला है वो कीटोन से मिलता जुलता है। आपको पता है कि कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? R2CO। बस कार्बन की जगह सिलिकॉन दिखाई दे रहा है, तो फॉर्मूला मैच कर रहा है, जनरल फॉर्मूला मैच कर रहा है, इसीलिए इन्हें सिलिकॉन नाम दिया गया है। कैसे बनते हैं? तो आप अल्काइल क्लोराइड लें, उसको सिलिकॉन से रिएक्ट कराएं कॉपर की प्रेजेंस में, R2SiCl2 बनता है। इसके जल अपघटन के बाद गर्म करने पर देखिए बहुलक हमने अभी भी बनाया है। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी इनका आप अनुपात बदलते जाइए, आप RSiCl3 भी बना सकते हैं, R2SiCl2 भी बना सकते हैं। देखिए, त्रियक बंधित बहुलक इस तरह से आप बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। अब ये जो बहुलक हैं ये कार्बनिक बहुलक हैं, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो दिखाई दे रहा है ये तो कार्बनिक है, और ये जो कार्बनिक सिरा होता है वो जल विरोधी होता है, हाइड्रोफोबिक एक्शन होता है इसका, और ये वजह है कि जो सिलिकॉन के बहुलक हैं वो भी जलरोधी होते हैं, रासायनिक रूप से निष्क्रिय भी हैं, और रासायनिक रूप से निष्क्रिय होने के साथ साथ ऊष्मा के प्रति अत्यधिक स्थायी हैं, आसानी से ब्रेक नहीं कर पाते, अविषाक्त होते हैं, अलग अलग ताप पर श्यानता लगभग एक जैसी है, और लोअर सिलिकॉन तेलीय द्रव हैं। अगर अल्काइल चेन आपकी थोड़ी सी मीडियम रेंज में है तो वो आपको ग्रीस जैसे दिखाई देंगे, और अगर बहुत लंबी अल्काइल चेन लगा दी जाए तो ये रबर या फिर रेजिन के जैसा अपीयरेंस इनका आ जाता है। अब इनके काम कहाँ पे आएंगे? जलरोधी हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जलरोधी चीज़ों के निर्माण में काम में आते हैं। जैसे हमारे दीवार की सीलिंग है, वाटर प्रूफिंग करनी है, वहाँ काम में लगा सकते हैं। इसके अलावा जलरोधी रेसे बनाने हैं, कागज़ बनाना है, वहाँ काम में ले सकते हैं। रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं तो ये एक और अच्छी बात है कि इसको आप इंसुलेशन में, क्योंकि ऊष्मा विद्युत का चालन करना नहीं इनको, तो इंसुलेशन अगर कहीं पर करना है तो वहाँ पर इसको काम में लिया जा सकता है। वाटर प्रूफिंग हमने बात की, निर्वात पंप बनाने में, कॉस्मेटिक में भी अच्छे खासे काम में आते हैं, या फिलर यूज होते हैं, है ना। तो ये इनके उपयोग हुए सिलिकॉन्स के, एग्जाम में उपयोग आते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, पूछते हैं उपयोग। अब कार्बन से शुरुआत करते हैं। सिलिकॉन का एक फॉर्म तो इधर पढ़ लिया, और बाकी आगे पढ़ेंगे, सिलिकेट डिस्कस करेंगे, ग्लास डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ कार्बन के अपर रूप, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 की बातचीत कर लें। तो कार्बन के दो तरह के अपर रूप हैं, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। बेटा अगर सॉलिड स्टेट आपने नहीं पढ़ा है तो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय पे ना जाएं, सीधे सीधे याद कर लें। अदरवाइज अगर सॉलिड स्टेट पढ़ा है तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, दोनों कैरेक्टर आपको पहले से ही पता होंगे।
जो क्रिस्टलीय रूप होते हैं उसमें आते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। अक्रिस्टलीय रूप में क्या क्या आ जाते हैं, इसमें कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक, कार्बन ब्लैक, इस तरह के कुछ कंपाउंड आ जाते हैं। हमें अक्रिस्टलीय तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उस पर डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। क्रिस्टलीय रूप जरूर देखें हम। क्रिस्टलीय रूप में डायमंड, ऑल्दो आपको जानकारी पहले से होगी, हीरे का जाइंट कोवेलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, बहुत लंबा चौड़ा सहसंयोजी नेटवर्क फैला हुआ मिलेगा आपको, जहां पर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। बेटा ऐसे सहसंयोजी कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें एक नेटवर्क पूरा का पूरा फैल जाता है ना, उनके गलनांक क्वथनांक एक्सट्रीमली हाई मिलते हैं, ना सिर्फ हाई बल्कि एक्सट्रीमली हाई मिलते हैं। जैसे हमने इनऑर्गेनिक बेंजीन के बोराजीन के बारे में बात की, BN, ठीक इसी तरह का एक कंपाउंड सिलिकॉन कार्बाइड भी हम देखें। यहाँ पर देखें आप, डायमंड देखें, नेटवर्क स्ट्रक्चर SiO2 देखें, सिलिकॉन कार्बाइड बोल गया मैं, SiO2। सो जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर जहाँ पे मिले, जहाँ पे ऐसा लगे कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ा है और ये फैलते ही जा रहा है सहसंयोजी बंध के द्वारा। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हद से ज़्यादा मिलते हैं। और पृथ्वी पर जितने भी आपको प्राकृतिक पदार्थ मिलते हैं उनमें सबसे कठोर अगर कोई है तो डायमंड है। प्यारे बच्चों, रोज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। सो आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। डायमंड बड़ा कीमती भी है, तो क्या सिर्फ कठोर होना इसको कीमती बना देता है? जी नहीं। आपने देखा है बहुत ज़्यादा चमकता है डायमंड। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तनांक जो होता है, परावर्तन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा 2.45, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बहुत ज़्यादा है। यानी जितनी लाइट इस पर आती है ना, उसका अधिकांश हिस्सा ये परावर्तित कर देता है और इसीलिए आपको इतना चमकता हुआ मिलता है। बाकी कार्बन कार्बन एकल बंध है, संकरण तो देख के समझ में आ गया होगा, sp3 आएगा, चतुष्फलकीय संरचना बनेगी, कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमने बात कर ही ली है। विद्युत का कुचालक है क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त होता नहीं है, सो ऑब्वियस सी बात है इसको विद्युत का कुचालक ही होना चाहिए। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन, डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। और यही वजह है कि कार्बन के पास संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 में से 3 तो कार्बन के साथ बंध निर्माण में आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। और ये 1 इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, गति कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। और यही वजह है कि जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालन करता है, डायमंड विद्युत का चालन नहीं करता। ग्रेफाइट जरूर विद्युत का चालन करता है क्योंकि इसके पास मुक्त पाई इलेक्ट्रॉन है। बाकी एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, सो sp2 संकरण है, त्रिकोणीय समतलीय, आप इसकी ज्यामिति देख सकते हैं। और परतीय संरचना है, ग्रेफाइट में 2 परतों के बीच में, जैसे ये ग्रेफाइट चल रहा है तो इसकी 2 परतों के बीच में वांडरवाल फोर्स लगते हैं, वांडरवाल आकर्षण के बल लगते हैं। ये वांडरवाल आकर्षण के बल दुर्बल बल है, दुर्बल बल है, तो उससे क्या होगा, ये ग्लाइड करेगा आसानी से एक दूसरे के ऊपर। तो ग्रेफाइट की परतीय संरचना है और 2 परतों के बीच में दुर्बल वांडरवाल आकर्षण के बल हैं, जिसकी वजह से ये परतें एक दूसरे पर ग्लाइड करती हैं। और यही वजह है कि ग्रेफाइट का स्लिपरी नेचर होता है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, जगह कम पड़ रही थी, आप नोट्स में ऐड करिएगा कि ग्रेफाइट में 2 परतों के बीच वांडरवाल आकर्षण के बल दुर्बल बल के कारण स्लिपरी नेचर है, जहाँ पर परतें एक दूसरे पे गति कर जाती हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये ऊष्मा विद्युत का चालन करता है। इसको ठोस स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है ना। ये सॉलिड फॉर्म में स्नेहक जो होते हैं ना, इंसुलेटर जो होते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो आपको ठोस अवस्था में मिले। लुब्रिकेंट, सॉरी इंसुलेटर बोल गया, लुब्रिकेंट। आपको बताया ना, ऑयल वगैरह डालते हैं मशीनों में, गाड़ी में डालते हैं तेल, क्यों? क्योंकि वो चिपचिपापन बना रहे, पार्ट्स घिसे नहीं। तो कहीं अगर सॉलिड लुब्रिकेंट यूज करना है तो वहाँ पर ग्रेफाइट का ही यूज किया जाता है। 2 लेयर एक दूसरे पे ग्लाइड कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ 2 लेयर ग्लाइड कर रही थी किसमें, बोरिक एसिड में। इसमें 2 परतों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन बंध लंबाई, फिर प्रत्येक कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है
जैसे बेंजीन में नहीं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अतिव्यापन करके क्या द्विबंध बनाते हैं, तो उस तरह का मामला इधर भी है, क्योंकि बेंजीन जैसे ही तो है, बस हाइड्रोजन की जगह कार्बन लगे हुए हैं चारों तरफ, बाकी जो इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता है वो तो उसी की जैसी है। सो उसकी वजह से इसमें क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर है, पाई बॉन्ड का कैरेक्टर है, द्विबंध का लक्षण है। और जब एकल बंध में द्विबंध का लक्षण आता है तो बंध लंबाई थोड़ी सी कम हो जाती है। देखें पहले 1.54 एंगस्ट्रॉम थी, अब बंध लंबाई आपको 1.42 एंगस्ट्रॉम मिल रही है। एक और चीज जो याद रखने जैसी है, एक और चीज आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी, कार्बन के जितने भी अपर रूप हैं उनमें ऊष्मागतिक रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप ग्रेफाइट को माना जाता है। याद रखिएगा, कार्बन के जितने भी अपर रूप हैं उनमें ऊष्मागतिक रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप कौन सा है, ग्रेफाइट है। आपको नोट्स में ऐड कर लेना है। यही छोटी छोटी बातें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो हमें याद रखनी है। क्या ग्रेफाइट में एरोमेटिक कैरेक्टर हो सकता है? बिल्कुल, थोड़ा बहुत एरोमेटिक कैरेक्टर है, क्योंकि पाईबंध बन रहा है ना, एक रिंग भी बन रही है। सो ग्रेफाइट में थोड़ा बहुत एरोमेटिक कैरेक्टर भी देखने को मिलता है। चलिए अब आगे की बातचीत करते हैं। तो ग्रेफाइट के बारे में जो हमने बातचीत की उन्हीं को वापस से लिख दिया है। कहाँ कहाँ काम में आता है, ठोस स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है, इलेक्ट्रोड आपने पढ़े ही होंगे, बनाए जाते हैं इसके। ये न्यूट्रॉन को अवशोषित कर सकता है, उनकी गति धीमी कर सकता है, इसीलिए नाभिकीय रिएक्टर में भी काम में आता है। भट्टियों के अंदर जो छोटे क्रूसिबल बनाए जाते हैं, जिनके अंदर पिघली हुई धातु वगैरह आप रखते हैं, वो क्रूसिबल आप ग्रेफाइट के बना सकते हैं, क्योंकि ये उच्च ताप सहन कर सकता है। तो ये सारी क्वालिटी हैं ग्रेफाइट के पास। सो इसके यूजेस भी हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसका अपर रूप है, एलोट्रॉप है कार्बन का, वो है फुल रिंग। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, आजकल कुछ ज़्यादा ही चर्चा में रहता है। और वाक़या इसके लिए 1996 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है रॉबर्ट कर्ल को, है ना। सो बेसिकली बनता कैसे है, ग्रेफाइट लें और ग्रेफाइट का या तो लेजर के द्वारा वाष्पीकरण कर दें या फिर अक्रिय गैस की उपस्थिति में इलेक्ट्रिक आर्क सप्लाई कर दें। दोनों ही केस में फुलरीन का मिक्सचर बनेगा। अब मैंने क्या बोला, मिक्सचर, क्योंकि इसमें CN है, यहाँ पे N की वैल्यू ज़्यादातर केस में 60 होती है। तो C60 को तो आप बोलते हैं क्या, बकमिस्टर फुलरीन, ये मुख्य उत्पाद होता है। उसके साथ C70 दूसरे नंबर पे आता है, उप उत्पाद आप इसे बोल सकते हैं। C60 जो होता है वो फुटबॉल के जैसा है, सॉसर बॉल के जैसा है, जबकि C70 जो होता है वो रग्बी के जैसी जो बॉल होती है उसके जैसा होता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और ट्रेसेस होते हैं जिसमें सम संख्या में कार्बन परमाणु आपको दिखाई देते हैं, और इन कार्बन परमाणुओं की संख्या 350 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक, हमें बात C60 की करनी है, क्योंकि C60 बकमिस्टर फुलरीन ही सबसे ज़्यादा काम का है। आजकल खासकर एंटी कैंसर ड्रग वगैरह में खूब यूज हो रहा है। जो बकमिस्टर फुलरीन है उसमें 6 सदस्यीय वलय तो होती हैं 20, और 5 सदस्यीय वलय होती हैं 12। जो 6 सदस्यीय वलय होती है वो 6 अथवा 5 सदस्यीय वलय से जुड़ी हुई हो सकती है, लेकिन जो 5 सदस्यीय वलय होती है वो स्ट्रिक्टली 6 सदस्यीय वलय के साथ ही जुड़ी हुई मिलती है। जो वर्टिसेस होते हैं जिन्हें आप उदग्र बोलते हैं वो 60 के आसपास होते हैं। संकरण sp2 है, क्योंकि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए संकरण sp2 है। त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति बनाने की कोशिश है, हालांकि बनती नहीं है पूरी तरह से। और बकमिस्टर फुलरीन में भी आपको एक इलेक्ट्रॉन फ्री दिखेगा हर एक कार्बन पे। अच्छा, जो बकमिस्टर फुलरीन है वो कार्बन डाइसल्फाइड और टोलुइन में तो घुल जाता है, लेकिन ईथर या फिर वाटर में, जल में नहीं घुलता है। ये बकमिस्टर फुलरीन के बारे में बात की। C60O करके एक कंपाउंड है जो एंटी कैंसर एक्टिविटीज़ के लिए आजकल अच्छा खासा यूज हो रहा है। खैर, जो हमने बात की थी कोक, कोल, चारकोल, कार्बन ब्लैक, लैम्प ब्लैक, ये सब क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो ये ग्रेफाइट या फिर फुलरीन के शुद्ध रूप है। अच्छा, एक और चीज़, कार्बन का शुद्धतम रूप जो होता है वो फुलरीन को माना जाता है, शुद्धतम रूप है। क्यों है? क्योंकि इसमें कोई डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होता, इसमें कोई झूलता हुआ बंध नहीं होता। अब आप बोलोगे ये झूलता हुआ बंध क्या है? भाई डायमंड में क्या है, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ, फैलते जाओ फैलते जाओ फैलते जाओ। अब जब आप एकदम लास्ट में आ जाओगे, सबसे कोने के कार्बन पे आओगे, तो क्या वो कार्बन आपको 4 कार्बन से जुड़ा हुआ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से ग्रेफाइट है, फैलते जाओ, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है,
अंत तक आते आते जो कार्बन आएंगे क्या वो 3 तरफ से कार्बन से जुड़े हुए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो इस केस में डायमंड और ग्रेफाइट दोनों में ही क्या होगा? किनारे पर कुछ असंतृप्त संयोजकताएं रह जाएंगी। इन्हें ही दरअसल झूलता हुआ बंध कहा जाता है, क्योंकि ये संयोजकताएं आसपास के अशुद्धि के साथ मिलके कभी कभी ये आपस में भी बॉन्ड बना सकती हैं, और कभी कभी हो सकता है कि आसपास की अशुद्धि को लेके उसके साथ बॉन्ड बना जाए। कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट में कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटी आ ही सकती है, लेकिन फुलरीन वो तो बॉल है, गेंद है, उसमें इस तरह की असंतृप्त संयोजकता थोड़ी मिलेगी। और यही वजह है कि फुलरीन को कार्बन का शुद्धतम रूप माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें डैंगलिंग बॉन्ड नहीं है, झूलता हुआ बंध नहीं है। कैसे आएगा? पूरी गोलाकार संरचना है, कोना मिलेगा ही नहीं। यही तो खासियत है इसकी। यहाँ पर हमारे कार्बन के अपर रूप खत्म होते हैं। चलिए इनके कुछ कंपाउंड देखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 की बात करेंगे और उसके बाद सिलिकॉन। चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में अगर बात करें तो हमने हाइड्रोजनेट्स कंपाउंड्स में वाटर गैस बनाई है। रेड हॉट कोक पर स्टीम अगर दे दें, वाष्प दे दें, अगर जल वाष्प जिसे आप बोलते हैं, तो वाटर गैस बनती है। बेटा प्रोड्यूसर गैस भी आपसे पूछ सकते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन वाटर गैस, जिसे आप सिन गैस या फिर सिंथेसिस गैस के नाम से भी जानते हैं। तो हाइड्रोजनेट्स कंपाउंड्स में ये सारी बातचीत है ही सही। कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, आपको पता है कि अगर रेड हॉट कोयला ले लिया जाए, कार्बन ले लिया जाए, उस पर CO2 सप्लाई की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। बाकी भारी धातुओं के जो ऑक्साइड है उनका आप कार्बन से अपचयन कराएं, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। लेबोरेटरी के अंदर आप फॉर्मिक एसिड से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में H2O रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा। H2O तो सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएगा H2SO4 के साथ, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। अच्छा, कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर आप ऑक्जेलिक एसिड पर डाल देते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल पर डाल देते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनता ही है, साथ साथ CO2 भी आपको मिलता है। कभी कार्बन मोनोऑक्साइड को आपको हटाना हो, मिक्सचर है एक साथ 2 से 3 गैसों का है, CO2 को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि KOH का जलीय विलयन ले लो या फिर पोटेशियम ऑक्साइड ले लो। और कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है CU2Cl2 का जलीय विलयन ले लें। क्यूप्रस क्लोराइड यह कार्बन मोनोऑक्साइड को अवशोषित करने का काम करता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली पॉइजनस गैस होती है। हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड 300 गुना ज़्यादा तेजी से जुड़ती है अगर आप ऑक्सीजन से तुलना करते हैं तो अगर जरा सा भी कार्बन मोनोऑक्साइड मिला तो उसको तो हीमोग्लोबिन से जुड़ ही जाना है। और एक और दिक्कत है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो वो बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तुलना में बहुत ज़्यादा स्थायी है। तो बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ तो जाएगी हीमोग्लोबिन से, लेकिन बाहर निकलेगी नहीं, और हीमोग्लोबिन को मौका नहीं मिलेगा ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने में। फाइनली इंसान हाइपोक्सिया में चल बसेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ, हाईली पॉइजनस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड है ना। अच्छा, बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो पहली बात की है कि उदासीन ऑक्साइड है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है नीले रंग की ज्वाला के साथ जलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर एस्टिमेशन करना है तो I2O5 का उपयोग किया जाता है। इवन दो आयोडीन का एस्टिमेशन करना है तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। ये इन दोनों की रिएक्शन रही। कार्बन मोनोऑक्साइड आयोडीन का अपचयन करा देता है और I2 बाहर रिलीज कर देता है। ये आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड द्रव के अंदर अगर आप घोल के देखेंगे तो बैगनी कलर का पूरा एक द्रव आपको दिखाई देगा, बैगनी कलर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। CO2 की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इसकी रिएक्शंस पढ़ने की ज़रूरत है। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इसके बारे में डिटेल हम पढ़ते ही रहते हैं। रंगहीन गंधहीन गैस है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, ये वो सारी बातें हैं बेटा जो आपको पहले से ही पता है। बस एडिशनल पॉइंट मैंने यहाँ आपको बता ही दिया। CO2 को अवशोषित कराना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, KOH का जलीय विलयन ले लो, पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड ले लो, फाइनली पोटेशियम कार्बोनेट बन जाता है, आपको अगर याद हो तो। एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने ये बात भी की है। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। दरअसल CO2 को जब 50 से 60 ATM का दाब लगा के ठंडा किया जाता है तो ये सॉलिड स्टेट में आपको मिल जाती है और ये
इसके जो संरचना है वो बर्फ से मिलती जुलती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। इसीलिए आप इसको ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ड्राई आइस का यूज़ क्या है, कहाँ काम में आती है? तो ये प्रिजर्वेशन में, रेफ्रिजरेशन में काम में आती है। ठंडा रखना है कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा, खास करके बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है, आइसक्रीम है, फ्रोजन आइसक्रीम है। ध्यान दीजिएगा, CO2 गैस नहीं, ठोस CO2, जैसे आप शुष्क बर्फ करते हैं उसका उपयोग होता है यहाँ पर। तो ये कुछ यूज है CO2 के। बाकी फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने के लिए CO2 यूज करते ही हैं। यहाँ पर बातचीत कार्बन के कंपाउंड की खत्म होती है। सिलिकॉन में अब कुछ सिलिकेट्स और ग्लास जरूर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब सिलिकेट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो सिलिकेट क्या है। ये वो सॉलिड कंपाउंड हैं जिनकी आधारभूत इकाई, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट SiO4 4- होती है। ठीक है। ऑर्थोसिलिसिक एसिड क्या होता है? H4SiO4, उसके चारों H+ बाहर करो तो क्या बचा? SiO4 4-। ऑर्थोसिलिकेट, ये रहा ऑर्थोसिलिकेट। अब sp3 संकरण के साथ ये चतुष्फलकीय संरचना होती है। ये रही चतुष्फलकीय संरचना। अब एक अकेला स्ट्रक्चर बनाना हो तो ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा बनाना हो तो क्या? तो इस स्ट्रक्चर को 3D के बजाय 2D में दिखाने के लिए ये आपको कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है। ध्यान दें, अब ये 3D में ऐसा है सिलिकेट, ये रहा। 2D में आपको ये ऐसा दिखाया जा रहा है। तो ये पीछे वाला एटम नहीं दिखाई देगा ना, तो पीछे वाले ऑक्सीजन को तो क्या किया, एक बड़ा सर्कल बना के दिखा दिया, और बीच में जो सिलिकॉन है ना उसको ये बिंदु लगा के, पॉइंट लगा के दिखा दिया। ठीक है। और आगे के 3 तो दिख ही रहे हैं, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है। तो 2 डायमेंशन में जब इसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो कुछ इस तरह कहा जाता है। अच्छा, पायरो एसिड कैसे बनता है? पायरो सिलिकेट, तो 2 सिलिकेट यूनिट लेते हैं और उनमें एक ऑक्सीजन कॉमन आ जाता है, ये पायरो सिलिकेट बन जाता है। पायरो सिलिकेट को 3D में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, 2D में देखोगे तो ऐसा दिखेगा। और भी बहुत तरह के सिलिकेट बनते हैं, अलग अलग टाइप के सिलिकेट आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। जैसे सिंगल चेन सिलिकेट होता है, तो सिंगल चेन सिलिकेट में सिलिकेट यूनिट कुछ इस अंदाज में आपको अरेंज होती हुई दिखाई देंगी। पायरो सिलिकेट में जहाँ एक ऑक्सीजन 2 यूनिट के बीच में कॉमन था, वहीं पर सिंगल चेन सिलिकेट में 1, 2, कोई भी सिलिकेट यूनिट उठा लो, उसके 2 ऑक्सीजन क्या होंगे? कॉमन होंगे। एक इधर वाली यूनिट में कंटिन्यू हो रहा होगा, एक इधर वाली यूनिट में कंटिन्यू हो रहा होगा। तो इस तरह से आप करते जाएं तो बहुत सारे तरह के सिलिकेट्स बनते हैं। अब अननेसेसरी हमें इतने ज़्यादा टिपिकल और डिफिकल्ट स्ट्रक्चर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली क्या करना है, ये टेबल है, उस टेबल को याद करना है। जैसे सबसे सरलतम सिलिकेट क्या है? ऑर्थोसिलिकेट। SiO4 4- होता है, इसकी जो बेसिक यूनिट है, और इसमें कोई भी ऑक्सीजन एटम कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी एक इकाई है उसके बीच में कोई एक ऑक्सीजन की साझेदारी हो रही है, तो कोई कॉमन ऑक्सीजन एटम नहीं है, कोई साझेदारी नहीं है। एग्जाम्पल आपको याद ही रखना है, विल्नेमाइट। रफ कॉपी उठाएं, रोज 10 बार लिखें, याद हो ही जाएंगे 7-8 दिन में। अच्छा, अगली कैटेगरी पायरोसिलिकेट, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ही है। पायरोसिलिकेट के अंदर फॉर्मूला क्या आता है? Si2O7 6-, ये इसका फॉर्मूला आता है। आप देखें कॉमन ऑक्सीजन एटम कितना आता है? एक ऑक्सीजन एटम कॉमन आता है। और फॉर्मूला, इसका एग्जांपल क्या है? हेमीमॉर्फाइट। आपको फॉर्मूले याद ही करने। साइक्लिक सिलिकेट्स जो होते हैं उसमें जैसे सपोज 3 सिलिकेट हैं, तो आप ये मानिए कि 3 सिलिकेट जो होंगे वो कुछ इस पैटर्न पे आ रहे होंगे। एक सिलिकेट यूनिट इधर है, एक सिलिकेट यूनिट इधर है, और एक सिलिकेट यूनिट इधर है। 3 सिलिकेट यूनिट हैं और हर एक सिलिकेट यूनिट के कितने ऑक्सीजन कॉमन आ जाती हैं? इस सिलिकेट के ये 2, इस सिलिकेट यूनिट के ये 2, इस सिलिकेट यूनिट के ये 2। तो इस तरह से ढेरों स्ट्रक्चर बनते रहते हैं। इसके अंदर अगर आधारभूत इकाई की बात करें तो SiO3N 2N- है। ये मैंने 3 लिए हैं, 6 को मिला के भी बनते हैं, इवन 2 से ज़्यादा भी बनते हैं, बट एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए साइक्लिक सिलिकेट है। बेराइल एग्जाम्पल याद रखिएगा, Be3Al2 Si6O18। सिंगल चेन सिलिकेट में 2 हैं, सिंगल चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट। सिंगल चेन सिलिकेट में SiO3N 2N-, ये जनरल फॉर्मूला होगा।
और इस जनरल फॉर्मूले में कितने 2 ऑक्सीजन एटम कॉमन होंगे। एग्जाम्पल है स्पोडुमीन। डबल चेन सिलिकेट में यूनिट होती है Si4O11N6N-। ये यूनिट बार बार रिपीट होती हैं। N की जगह वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, ऐसे ढेर तरह के सिलिकेट बनते रहेंगे। एग्जाम्पल एस्बेस्टॉस। डबल चेन सिलिकेट में 50% ऑक्सीजन यूनिट जो हैं उनके 2 ऑक्सीजन कॉमन होते हैं और रिमेनिंग 50% के 3 ऑक्सीजन एटम कॉमन होते हैं। अगली बारी आती है सीड सिलिकेट और 3D फेमबर्ग सिलिकेट की। वैसे जो क्वार्ट्ज है वो 3D सिलिकेट का शुद्धतम रूप है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चारों के चारों ऑक्सीजन एटम कॉमन होते हैं और उसमें कोई चार्ज आपको नहीं दिखाई देता है। बाकी जियोलाइट, फेल्डस्पार, अल्ट्रामरीन ये हैं तो 3D सिलिकेट, बट कभी कभी क्या होता है ना कि सिलिकॉन को हटा के उसकी जगह ऑक्सीजन ले लेता है। अब ऑक्सीजन तो कितने थे, सिलिकॉन पे जो चार्ज था वो +4 था और एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या है +3 है, तो उसकी वजह से क्या होता है +4 को हटा के +3 आ गया, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, ऑक्सीजन वही के वही है। सो कुछ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं सिलिकेट यूनिट पे। उन नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए साथ में सोडियम, कैल्शियम इस तरह के जो धनायन है वो अधिशोषित हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। इसीलिए तो हमने जियोलाइट देखा है, सोडियम के साथ सोडियम जियोलाइट बनाया, याद करो हाइड्रोजनेट्स कंपाउंड्स में। तो वो जो सोडियम कैल्शियम आते हैं वो कहाँ से आते हैं, इसीलिए ना कि वैसे तो सिलिकेट होना चाहिए था, सिलिकॉन होना चाहिए था, लेकिन कुछ सिलिकॉन को हटा गया, एल्यूमिनियम आ गया, इसलिए ओवरऑल जो 3D सिलिकेट था उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। उस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए सोडियम या फिर कैल्शियम आ गए। वैसे आपको बता दें, अगर एग्जाम में आया कि आपसे पूछा विल्लेमाइट किसका उदाहरण है, तो तुक्का भी लगा सकते थे यार। विल्लेमाइट जो है SiO4 4- आ रहा है, 2 जिंक का +4, तो इधर कितना -4, और SiO4 4- क्या होता है, ऑर्थोसिलिकेट होता है, वो आपको यहाँ से याद है। भाई एग्जाम में पूछ लिया किसी ने हेमीमॉर्फाइट क्या है, तो ये हिस्सा तो ठीक है, इसको हटाओ, सिलिकेट देखो आप तो कौन सा है, 3 जिंक हटाओगे तो +6, यहाँ पे कितना आएगा -6, तो Si2O7 6- यूनिट है। और Si2O7 6- यूनिट किस में होती है, पायरोसिलिकेट में होती है। ठीक इसी तरह से बाकी जगह भी आप अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं कि कोई फॉर्मूला दे दे, नाम दे दो, पूछ ले कि ये किसके अंतर्गत आएगा, किस सिलिकेट कैटेगरी को बिलोंग करेगा। तो ये सिलिकेट की कहानी और थोड़ी बहुत ग्लास की बातचीत बाकी रह गई है और कार्बन फैमिली फिर हमारी फिनिश की जाएगी। आइए कार्बन फैमिली के लास्ट में आते आते ग्लास को भी डिस्कस कर लिया जाए। सो ग्लास क्या है, कांच। आपने देखा होगा कठोर है, भंगुर है, पारदर्शी है और अलग अलग तरह का कांच है। जब आप स्पेक्टिकल्स के लिए, चश्मे के लिए बनवाते हैं तो कोई और ग्लास यूज होता है। सन ग्लासेस जो बाहर आप पहन के जाते हैं, स्टाइल दिखाते हैं, वो अलग ग्लास होता है। लेबोरेटरी के जो ग्लासवेयर बने हैं वहाँ पर आप अलग क्वालिटी का ग्लास यूज करते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करना है, NMR करना है तो सैंपल रखने के लिए अलग ग्लास यूज होता है। सो डिफरेंट वेराइटी ऑफ ग्लासेस हैं। अब ग्लास के लिए क्या है, ये अक्रिस्टल, ये ठोस होता है और बेसिकली इसमें सिलिकेट्स होते हैं। सामान्यतः तो सोडियम कैल्शियम सिलिकेट होते हैं और उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो साथ में मिक्स करते रहते हैं। इसका फॉर्मूला मुझे तो नहीं लगता है कि कभी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि कोई फिक्स फार्मूला है ही नहीं ग्लास का। बस ये है कि सिलिकेट्स हैं, है ना। कितना टाइप के होते हैं, तो एक सोडा ग्लास, सबसे सस्ता ग्लास जो आपको दिखाई देता है मार्केट में जो बिकता है वो सोडा ग्लास ही है। हमारे घरों की खिड़कियां वगैरह इससे बनाई जाती हैं, इसीलिए इसको विंडो ग्लास भी बोल देते हैं। सॉफ्ट ग्लास है, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट हैं। वैसे सोडियम कैल्शियम सिलिकेट तो सब जगह ही है, बस ये बोल सकते हैं कि इसमें सोडियम कैल्शियम सिलिकेट के अलावा और कुछ नहीं है ना। अगला है हार्ड ग्लास, थोड़ा सा कठोर बनाया गया है। सो किया ये है कि इसमें सोडियम की जगह पोटेशियम यूज कर लिया है, पोटेशियम ऑक्साइड ऐड कर दिया है और इसकी वजह से इसकी कठोरता थोड़ी सी बढ़ गई है। प्लस केमिकल से उतनी आसानी से रिएक्ट भी नहीं करता। तो खास करके घर में जो बर्तन वगैरह कुछ रखे जाते हैं कांच के बने हुए, थोड़े से सस्ते, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं, वो आपको इसके हार्ड ग्लास के बने हुए दिखाई देंगे। गलनांक थोड़ा सा सामान्य ग्लास से क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक आता है फ्लिंट ग्लास। इसमें दरअसल ग्लास के अंदर आप क्या करते हैं, ये जो हार्ड ग्लास था उसमें PbO2 और मिला देते हैं, लेड ऑक्साइड मिला देते हैं। लेड ऑक्साइड मिलाने से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, परावर्तनांक बढ़ जाता है और परावर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से उच्च पारदर्शिता आती है। लेंस और प्रिज्म जो बनाए जाते हैं वो इस फ्लिंट ग्लास के बनाए जाते हैं जिसमें PbO2 मिलाया है। पायरेक्स बोरोसिलिकेट ग्लास है
तो आपके पास जो नॉर्मल गिलास था उसके अंदर आपको बोरिक एसिड या B2O3 या फिर बोरेक्स ये मिला देना है, प्लस जिंक बेरियम के कुछ अमाउंट यूज करने हैं। ये पायरेक्स बोरोसिलिकेट गिलास है। आपने देखा होगा लेबोरेटरी के जो अपैरेटस होते हैं जिसके अंदर एसिड और बेस रखते हैं, कॉनिकल फ्लास्क वगैरह जो बनाते हैं, वो बोरोसिलिकेट ग्लास के बने हुए होते हैं। रीजन क्या है, इनका उसमें प्रसार गुणांक बहुत कम होता है। अब ये क्या चीज़ है, गिलास के साथ दिक्कत ये है ना कि जरा सा गर्म करोगे एकदम से फैलने की कोशिश करता है और ठंडा होगे तो एकदम सिकोड़ने की कोशिश करता है। ऐसे में एक बीकर में अगर आपने इस गिलास का बना रखा है, पहले आपने क्या गर्म केमिकल रखा और उसके बाद तुरंत ठंडा कर दिया, टूट सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो हमें एक ऐसा गिलास चाहिए जो उच्च ताप और निम्न ताप दोनों पर बिल्कुल करीब करीब एक जैसा रहे, बहुत ज़्यादा प्रसार या संकुचन ना हो, और ये क्वालिटी इसके अंदर होती है, बोरोसिलिकेट गिलास में होती है। इसीलिए प्रयोगशाला के जो कांच के अपैरेटस हैं, उपकरण हैं, वो इसके बनाए जाते हैं, बोरोसिलिकेट गिलास के बनाए जाते हैं। क्रुक्स गिलास में क्या करते हैं, नॉर्मल सिलिकेट गिलास में CeO2 और मिला देते हैं। CeO2 क्या करता है, UV रेस को आने से रोकता है हमारी आंखों तक, और यही तो चाहिए सन ग्लासेस में। सो जो सन ग्लासेस होते हैं वो क्रुक्स ग्लास के बनाए होते हैं, क्वार्ट्ज सिलिका, प्योर सिलिका, SiO2, नथिंग एल्स, और अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, 1000 केल्विन तक आराम से ये ग्लास टिक सकता है। एक और खासियत, ये किसी भी तरह के प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है। तो अगर आप NMR UV स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं खासकर, तो उसमें ये ज़रूरी है कि जो सैंपल है वही प्रकाश को अवशोषित करे, ना कि वो ग्लास ट्यूब जिसके अंदर सैंपल रखा हुआ है। तो स्पेसिफिकली वहाँ पर जो सैंपल बनाए जाते हैं क्वार्ट्ज के बने होते हैं। बहुत सारी घड़ियों का जो डायल होता है कई बार वो भी क्वार्ट्ज का बनाया जाता है, थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है नो डाउट। इसके अलावा एक और है जिसे वाटर गिलास बोलते हैं, हकीकत में गिलास तो नहीं है, सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3, याद रखिएगा ये नाम, क्योंकि जितने भी सिलिकेट हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन जो Na2SiO3 है, सोडियम सिलिकेट जिसे आप बोलते हैं, ये जल में घुलनशील है। इसीलिए बहुत सारे साबुन वगैरह के जो प्रिपरेशन है उसमें एज फिलर यूज होता है। फिलर का काम कुछ नहीं है, बस वॉल्यूम बढ़ाने का काम है, ज़्यादा बल्क दिखने लग जाए आपको मटेरियल का, दैट्स इट। सो यहाँ पर ग्लास ख़त्म होते हैं। कुछ नाम कई बार पूछ लेते हैं तो मैं आप बता देता हूँ। एक तो अल्फ़ा Al2O3 होता है जिसे कोरंडम के नाम से जाना जाता है, और एक सिलिकॉन कार्बाइड है, काफ़ी हार्ड मटेरियल है सिलिकॉन कार्बाइड भी, और इसे कार्बोरंडम के नाम से जाना जाता है। तो दो नाम और कई बार पूछ लेते हैं, याद रखिए। लेड में भी कुछ याद रख सकते हैं, जैसे Pb3O4 रेड, लेड के नाम से जाना जाता है, PbO लिथार्ज है, PbS लेड सल्फाइड, इसे गैलेना के नाम से जाना जाता है। सो ये कुछ नाम जो एग्जाम में एडिशनली आपसे कार्बन फैमिली में पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि पूछने की कुछ ज़रूरत है। सो यहाँ पर हम अपनी कार्बन फैमिली फिनिश करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 21 21 799।